गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, हमने क्या किया था, नवंबर 22 वाले स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, हमने अपना कोर्स ख़त्म कर लिया। सब चैप्टर्स हो गए, रिवीजन हो गया, टेस्ट पेपर्स हो गए। अब बारी आती है अमेंडमेंट्स की। कुछ अमेंडमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में है और कुछ डायरेक्ट टैक्सेस में है। ऑल्दो इस बार जीएसटी में अमेंडमेंट्स फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अर्लियर अटेम्प्ट्स, राइट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट है, और उसके रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चंस है, जैसे कि आरटीपी अभी जो आई है लेटेस्ट वाली, उसमें कोई क्वेश्चंस हैं या अपने कोई फ्रेम आउट क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अमेंडमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज न्यूली अमेंडेड एंड सेकंड इज ओल्ड प्रोविजन, राइट। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये फॉर मई जून 22 नहीं है, ये फॉर नवंबर 22 है। थोड़ा करेक्शन करना रह गया, अपन कर देंगे। जो आपको अमेंडेड नोट्स मिलेंगे वो ऑलरेडी करेक्टेड होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए मैं पढ़ा रही हूँ, पार्ट बी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, तो पहले आप ये देख लेना, फिर पार्ट बी देख लेना। न्यूली अमेंडेड प्रोविजंस जो नवंबर 22 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 7 इज कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, उसमें डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में थोड़ा गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। अच्छा, अमेंडमेंट दो टाइप के होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे की डेट से, प्रोस्पेक्टिव यानी आज से या आगे से, जैसे भी। सो ये जो अमेंडमेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया। कब से? जब से जीएसटी कानून आया तब से, मतलब 1 जुलाई 2017 से। क्या बोलता था पहले? अच्छा, सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में वो क्या बोलती थी? सप्लाई इंक्लूड्स ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के जितने भी फॉर्म्स है, जैसे कि सेल करना, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सारे सप्लाई के फॉर्म में सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड। या तो कर दिया या करने का वादा किया, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो कोई कंसिडरेशन होना चाहिए ऑब्वियसली, तो फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, किसी बंदे ने, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द बिजनेस उसने फॉर अ कंसिडरेशन कोई सप्लाई करना या करेगा या कर दिया। अच्छा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यानी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी ड्यूरिंग द बिजनेस, फर्दरेंस मतलब बिजनेस को एक्सपैंड करना, तो उस फॉर्म में। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, बार्टर, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसके बाद बी पॉइंट था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला, फिर सी था शेड्यूल 1 वाला। उसके बीच में गवर्नमेंट ने एक न्यू एंट्री डाल दी जो कि डबल ए। अच्छा, ए बी सी ऐसा था, तो ए के बाद न्यू एंट्री आई तो वो डबल ए हो गई। वो क्या बोलती है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, ऐसी एक्टिविटी या ऐसे ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन, ऐसा बंदा कर रहा है जो कि अदर देन एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के अलावा, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट, सोसाइटी, एसोसिएशन, ये सब अगर कोई ये सब जन अगर कोई एक्ट, अच्छा ये लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, राइट। हमने पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अगर कोई बंदा अदर देन इंडिविजुअल ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर रहा है, दे रहा है एक्टिविटीज, किसको? अपने मेंबर्स को। तो इससे पढ़ते हुए लगता है ये क्लब सोसाइटी की बात कर रहा होगा कि क्लब या सोसाइटी जो अदर देन इंडिविजुअल है वो अपनी मेंबर्स को ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी सर्विसेज, ऐसी ट्रांजैक्शन कर रही है उनके साथ, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। और जिसका वो लोग क्या ले रहे हैं? कैश ले रहे हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, राइट। तो कैश ले रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट या फिर कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन ले रहे हैं अदर देन कैश। उस केस में इसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। अब क्या हुआ ना,
ये अमेंडमेंट क्या बोलता है वापस बताती हूँ। अगर कोई सोसाइटी या क्लब फॉर एन एग्जाम्पल अपने मेंबर्स के साथ कोई ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन कर रही है, जैसे कि उनको फैसिलिटीज दे रही है और बदले में उनसे कैश ले रही है, सब्सक्रिप्शन, उम्मीद क्लब हमें फैसिलिटीज, मैं उसकी मेंबर हूँ, मुझे फैसिलिटीज देता है और मेरे से बदले में सब्सक्रिप्शन फीस लेता है, इसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। देयरफॉर जीएसटी शैल बी अट्रैक्टेड। अच्छा, इसको लाने का क्या कंसेप्ट हुआ? सुप्रीम कोर्ट का पहले एक डिसीजन आया था। वो डिसीजन में क्या बोला था कि अगर कोई क्लब अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है और सामने से उनसे सब्सक्रिप्शन लेता है, तो इसको हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल नहीं मानेंगे। अलग अलग इंडिविजुअल क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये एक तरीके से वैसा ही ट्रांजैक्शन हो गया जैसे कि एक बंदे ने एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरी पॉकेट में रख दिया। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। मतलब कि मेरा ही पैसा मेरी ही कोई क्लब के पास जा रहा है और वो मुझे ही सर्विसेज दे रहा है। क्लब इज फॉर मेंबर, टू मेंबर, बाय मेंबर, तो वो मुझे ही सर्विसेज दे रहा है, मेरा ही पैसा जा रहा है, कोई अलग से इनकम का जनरेशन नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को सेपरेट एंटिटी नहीं मान के एक ही मानेंगे। तो जब ये दोनों एक ही एंटिटी थे तो इसको सप्लाई, क्योंकि सप्लाई तो दो जनों के बीच में होता है, राइट, तो इसको सप्लाई कैसे मानेंगे? तो इस पर टैक्स नहीं लगता था। पर अब गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया 1 जुलाई 17 से, ये बोलते हुए कि नहीं नहीं, हम इन दोनों को अलग मानेंगे। जब हम इन दोनों को अलग मानेंगे तो उसका इफेक्ट क्या जाएगा? जीएसटी लगेगा, क्योंकि इसको सप्लाई मानेंगे। एक्सप्लेनेशन भी ऐड हुआ। वो क्या बोलता है? इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड फॉर दिस क्लॉज दैट, इस क्लॉज के लिए क्लैरिफाई किया गया, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब नॉन ऑब्स्टेंस क्लॉज है कि भाई कहीं और कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ वो नहीं, जो मैं बोलूंगा वही सुप्रीम है, वही माना जाएगा। क्या? द पर्सन, मतलब मैं, क्लब एंड इट्स मेंबर्स, क्लब और उसका मेंबर, मतलब उम्मीद क्लब और उसके मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स shall be deemed to be two separate persons, and supply of activities or transaction shall be deemed to take place from one such person to another। ये एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया कि इस क्लॉज के लिए हम ये क्लैरिफाई करते हैं, मानते हैं सिर्फ इसी क्लॉज के लिए कि भाई कोई और एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्लब और मेंबर को अलग अलग मानेंगे। तो जब अलग अलग मानेंगे दोनों के बीच में सप्लाई अट्रैक्ट होगी, डबल ए जो नया क्लॉज हुआ उसके रिस्पेक्ट में, एंड देयरफॉर जीएसटी भी अट्रैक्ट होगा। देयरफॉर इट शैल बी कवर्ड विद इन द पर्व्यू, यानी स्कोप, लेवी होगा उस पर क्या? जीएसटी, एंड एंश्योर्स लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सच ट्रांजैक्शन। एक क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्लब इन मुंबई, मुंबई क्लब है, बहुत बड़ा क्लब है, वो क्या करता है? फूड और रिफ्रेशमेंट सप्लाई करता है, अपने मेंबर्स को भी सप्लाई करते हैं और नॉन मेंबर्स को। सिर्फ मेंबर्स को स्पेसिफिकली नहीं, नॉन मेंबर्स भी आए, खाए, पैसा देके जाए। ऑल्दो मेंबर्स के पास ये होता है कि डिस्काउंट मिल जाता है, नॉन मेंबर्स को नहीं मिलता है, खैर वो अलग बात है। तो मुंबई क्लब क्या करता है? सप्लाई करता है फूड की दो जनों को, मेंबर्स को भी और नॉन मेंबर्स को भी। जीएसटी इज चार्ज ऑन सप्लाईज मेड टू नॉन मेंबर्स, जो नॉन मेंबर से सप्लाई ली उस पर तो जीएसटी लगेगा। एंड नो जीएसटी इज चार्ज ऑन सप्लाईज मेड टू मेंबर, पर मेंबर से जो लिया उस पर जीएसटी नहीं कलेक्ट हो रहा है। वेदर दिस एक्शन ऑफ क्लब इज करेक्ट, क्या ये क्लब सही कर रहा है क्या? विल योर आंसर बी डिफरेंट इन केस चार्जेस आर कलेक्टेड बाय क्लब फ्रॉम मेंबर्स एज वेल? क्या आंसर आपका डिफरेंट होगा क्या? तो इसमें क्या जाएगा? अच्छा, पहले के हिसाब से तो इन दोनों को अलग अलग एंटिटी नहीं मानते थे, क्लब और मेंबर्स को, ना ये सप्लाई के प्रोविजन में अट्रैक्ट होता था। पर क्योंकि अब रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया है सेक्शन 7AA, तो कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन अगर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने मेंबर्स के साथ करता है जिसके लिए उसको कैश मिलता है, तो उसको भी सप्लाई मान लेंगे। सिंस फ्री इन द अबव केस में क्या हो रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई दे रहा है। कौन दे रहा है? क्लब। किसको दे रहा है? मेंबर्स को। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जीएसटी इज चार्ज ऑन सप्लाईज मेड टू नॉन मेंबर्स एंड नो जीएसटी इज चार्ज, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई दे रहा है। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा 7AA में कि भाई कैश भी होना चाहिए, करेक्ट? नहीं तो कंसिडरेशन नहीं होगा तो जीएसटी कैसे लगाओगे? शेड्यूल 1 की तो सप्लाई है नहीं है। इसीलिए अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है क्लब मेंबर्स को, उस केस में जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा एंड टैक्स शॉल नॉट बी कलेक्टेड। पर अगर
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी योर आंसर अगर चार्जेस कलेक्ट कर रहा है क्लब किससे, मेंबर्स से। अगर चार्जेस कलेक्ट कर रहा है उस केस में तो उसको सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी अट्रैक्ट होगा। अब इसमें 3 सिचुएशन बनती है टू कंक्लूड। क्या 3 सिचुएशन, या तो क्लब नॉन मेंबर्स को दे रहा है, उसकी तो बात ही अलग, उसमें तो लगेगा ही, अपन कुछ इसमें कर नहीं सकते। अगर मेंबर्स को दे रहा है उसमें 2 बातें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है या चार्जेस ले रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और चार्जेस ले रहा है तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? ये छोटा सा अमेंडमेंट था, ध्यान रखना। आगे वाले अमेंडमेंट में चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। एक और चीज मैं लास्ट बताना भूल गई, सप्लाई वाला जो कंसेप्ट अभी अपन ने पढ़ा जिसमें कि न्यू एंट्री अमेंडमेंट हुई है AA क्लॉज में, उसमें एक और चीज़ क्या थी, जब अपन ने शेड्यूल 2 पढ़ा था उसमें एक एंट्री नंबर 7 थी कि अगर कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सप्लाई ऑफ गुड देता है तो उसको गुड्स देता है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सर्विसेज देता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने AA क्लॉज नया इंट्रोड्यूस करके इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करके ये बोला है कि अगर कोई क्लब अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है और कैश लेता है, कंसिडरेशन लेता है, उस केस में इसको हम सप्लाई मानेंगे। तो जो एंट्री शेड्यूल 2 में लिखी हुई है 7th एंट्री, उसको वहां से गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है, क्योंकि बात एक ही है ना, वहां से हटा के यहाँ पे लिख दिया और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया। तो वहां से ओमिट कर देना, क्रॉस कर देना, यहाँ पे वो एंट्री इंट्रोड्यूस कर दी है। नेक्स्ट, एक कंपोजिशन सेक्शन था, अगर याद हो तो, सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। उसमें चलो मैं बता देती हूँ थोड़ा बैकग्राउंड। सेक्शन 10 में 2 चीजें थी, या तो कोई बंदा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। 10(1), 10(2), 10(2) है, याद है ना। उसमें क्या था, ये तो था 10(1) और ये था 10(2)(a). 10(1) में क्या था कि भाई लिमिट थी, कौन से लिमिट, कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ या 75 लाख, और सप्लाई ऑफ सर्विस इसमें कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ या 75 लाख, और इसमें कितना होना चाहिए, 50 लाख। ये लिमिट थी। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे। क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, कि भाई अगर किसी बंदे को कंपोजिशन में जाना है तो नंबर 1 सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल था, रिस्ट्रिक्शन था रादर आई शुड से, कि आपका टर्नओवर 1.5, 75 या 50 लाख एज द केस में भी से क्रॉस नहीं होना चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड ये था कि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज नहीं होने चाहिए, आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने चाहिए, आप ईसीओ से सप्लाई नहीं करने चाहिए, आप सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज नहीं होने चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन 10(1) के लिए था। अदर देन मार्जिनल सप्लाई पड़ा था ना 10% ऑफ 5 लाख वाला लिमिट, उसके अलावा किसी और सप्लाई में एंगेज नहीं होने चाहिए, और आप CTP NRTP नहीं होने चाहिए, ये था। एक और रिस्ट्रिक्शन था कि भाई आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। किसके मैन्युफैक्चरर, कुछ चीजें थी, क्या थी, कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, उसमें क्या लिखा हुआ है, द कंपोजिशन टैक्स पेयर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर पे लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, ट्रेडर पे नहीं है, ये क्लास में बताया था। सो ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। इन गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। कौन से गुड्स थे, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरिएटेड वाटर, ये 4 प्रोडक्ट्स थे, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरिएटेड वाटर, इनका मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, राइट। अब अच्छा, पर ट्रेडर चलेगा, करेक्ट। अब गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके 4 और रिस्ट्रिक्शन नए डाल दिए। मतलब क्या, ये जो पहले वाला आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरिएटेड वाटर का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, ऐसा एग्रीगेट जिसमें फ्लाई ऐश का कंटेंट 90% या उससे ज्यादा का है, या फिर फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, या फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स या अर्थन और रूफिंग टाइल्स। मतलब इन 4 का भी मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। जो 4 जो चल रहे थे वो तो थे ही, उसके अलावा 4 और ऐड कर दिए, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश कंटेंट वो 90% वाला, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, और एक और था ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील।
ये 4 भी आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई इसका भी मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता। एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ के जाना, क्योंकि उससे पहले याद नहीं रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सेक्शन 10(2). सेक्शन 10(2) किसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा था? 10(1) के लिए। 10(1) यानी सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, जो कि 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट फॉलो करते हैं। मतलब क्या, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उनके लिए है, ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे कंपोजिशन वाले ऐसे टैक्स पेयर जिनको कंपोजिशन में जाना है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन 50 लाख वाले के लिए नहीं है। 50 लाख वाले के लिए आज भी वो 4 ही रिस्ट्रिक्शन है जो पहले थे। कौन से? पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको एंड एरिएटेड वाटर। पर ऐसा बंदा जो 1.5 करोड़ या 75 वाला जा रहा है, उस केस में उसमें 4 और नए रिस्ट्रिक्शन ऐड हो गए हैं और वो 4 ये हैं। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं। एग्जेम्पशंस, कुछ अमेंडमेंट एग्जेम्पशन चैप्टर में भी आया। क्या? सबसे फर्स्ट, अच्छा इसमें सिर्फ ओमिशन है, कोई हार्ड एंड मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी अमेंडमेंट। फर्स्ट, एंट्री नंबर 3, वो क्या थी? प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट इन रिलेशन टू पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन। अपन ने एक याद हो तो पड़ी थी, एग्जेम्पशन देता है गवर्नमेंट किससे रिलेटेड? ऐसी सर्विसेज जो प्योर सर्विसेज यानी प्योरली गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट की एंटिटी, मतलब ऐसी एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक हो। अगर गवर्नमेंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और नेचर ऑफ सर्विस क्या है? पंचायत की एक्टिविटी रिलेटेड टू 243 जी एंड म्यूनिसिपैलिटी की रिलेटेड टू 243 आर्टिकल 243 एंड 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है 243 या W के नेचर की, उस केस में एग्जेम्पशन था, GST अट्रैक्ट नहीं होता था। अब गवर्नमेंट ने नया क्या अमेंडमेंट किया है इसमें? इस केस में जो पहले था कि प्योर सर्विसेज किसको किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट यानी सेंट्रल यानी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, इन सबको एग्जेम्पशन था। अब गवर्नमेंट ने 2 चीजों को ओमिट कर दिया, यानी 2 चीजों को वहां से हटा दिया। मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को अब गवर्नमेंट ने इस एग्जेम्पशन से बाहर लेके चलेगा, यहाँ से ओमिट कर दिया। विच मीन्स अगर अब प्योर सर्विसेज गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दी, किससे रिलेटेड? 243 या G से रिलेटेड, तो उस पर GST लगेगा। अब किसको दी तो नहीं लगेगा, सिर्फ 3 है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी एंड यूनियन टेरिटरी। इनके अलावा अगर कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दिया तो उस पर GST लग जाएगा। राइट? सिमिलरली ये तो एंट्री 3 थी, अब 3A, उसमें क्या है? कंपोजिशन सप्लाई की बात हो रही है कि भाई अगर कोई बंदा कंपोजिट सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज की, जिसमें कि गुड्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं, मतलब मान लो कंपोजिशन की पूरी वैल्यू 10,000 है, उसका 25% से ज़्यादा वैल्यू गुड्स की नहीं है, मतलब 70 मोर, इट इज़ मोर ऑफ सर्विस कंटेंट। और सर्विसेज किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी। एंड नेचर ऑफ सर्विसेज 243 या W, इस केस में भी एग्जेम्पशन था। अब गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करके क्या बोल दिया कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी अब हम यहाँ से ओमिट करते हैं, हटाते हैं, उनको एग्जेम्पशन से बाहर निकालते हैं। विच मीन्स अगर अब कंपोजिट सप्लाई 25% का रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली कैप होनी चाहिए, अगर हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को, उस केस में उस पर GST लगेगा। पहले एग्जेम्प्ट था, अब GST लगेगा। तो 2 अमेंडमेंट साइमल्टेनियसली क्या लेके आई गवर्नमेंट? 243G और W से रिलेटेड अगर प्योर सर्विसेज या कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी, जिसमें कि गुड्स की वैल्यू 25% से कम होनी चाहिए, किसको दी? गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को, उस केस में GST लगेगा। उस केस में देयर इज नो एग्जेम्पशन। ओके, नेक्स्ट
एक और एग्जेम्पशन की नई अमेंडमेंट आई है, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड। अपन ने पढ़ा था कि भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कुछ कुछ जगह एग्जेम्प्ट है, कुछ कुछ जगह टैक्सेबल है, जैसे नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, याद है, टूरिज्म पर्पस के लिए अगर रोपवे है या वाटर रेलवे है, वेसल है, वो सब। तो उस केस में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई अगर एयर से हो रही है जर्नी, जिसमें कि कुछ एयरपोर्ट्स मेंशन किए थे कि वहां से अगर स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है, जैसे कि बागडोगरा एयरपोर्ट, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सब में एग्जेम्प्ट है, या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, उस केस में एग्जेम्प्ट है, पर वो अदर देन रेडियो टैक्सी होना चाहिए, और नॉन एसी स्टेज कैरेज उसमें भी एग्जेम्पशन है। मतलब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में एक तो रोडवेज था, एक रेलवेज, एक वाटरवेज और एक एयरवेज। ये मैं सिर्फ ओवरव्यू फटाफट बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें पूरा नहीं कवर कर रही हूँ, रेलेवेंट कवर कर रही हूँ। रोडवेज में दो चीज़ें, या तो बस से हो रहा है या कैब से हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का। बस से हो रहा है तो दो बात है, स्टेज कैरेज है या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। स्टेज कैरेज में अगर एसी है तो वो टैक्सेबल है, और नॉन एसी है तो वो एग्जेम्प्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में अगर एसी है तो टैक्सेबल है, और नॉन एसी है तो दो बात है, अगर टूरिज्म पर्पज है तो टैक्सेबल है, और अदर पर्पज है तो एग्जेम्प्ट है। कैब में भी दो चीज़ें, या तो ऑटो या मीटर कैब है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा कोई और मोड है तो वो टैक्सेबल है। ऐसा ऐसा पढ़ा था। अब गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट लाके बोला कि हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन बी एंड सी। बी एंड सी कौन से हैं? बी इज नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड सी इज नॉन एसी कंडीशनड स्टेज कैरेज, मतलब नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज। उस केस में अगर बी और सी में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? जहां पे कि सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू ईसीओ, जो कि सेक्शन 9(5) में नोटिफाइड है। मतलब क्या, अगर अपन बसेस की टिकट फॉर एन एग्जांपल, अगर स्टेज कैरेज है और नॉन एसी है, वैसे तो एग्जेम्प्ट है, पर अगर अपन बसेस की टिकट नॉन एसी स्टेज कैरेज की अगर अपन ईसीओ के थ्रू बुक कर दे, जैसे कि रेड बस है, ठीक है, उनके या ओला के थ्रू बुक करते हैं, उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आप जाके डायरेक्टली खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पर अगर आप ईसीओ के थ्रू बुक करते हो, बी और सी, बी एंड सी इज स्टेज कैरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अगर उसमें आप ईसीओ के थ्रू बुक करते हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, राइट। सिमिलरली अपने नीचे वाला भी एक और इसमें रिलेटेड एग्जेम्पशन था, रेलवेज, मीटर रे, मोनोरेल, ट्रामवे, ये सब, उसमें भी एक नया अमेंडमेंट डाल दिया कि नथिंग कंटेंट इन बी एंड सी। बी एंड सी इज मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे या फिर इनलैंड वाटरवेज। इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर हम ईसीओ के थ्रू 9(5) के ईसीओ के थ्रू टिकट्स बुक कराते हैं, मतलब खुद जाके टिकट विंडो से नहीं लेते हैं, ईसीओ के थ्रू कराते हैं, जैसे ओला के थ्रू, उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो थोड़ा ही है, इनपुट क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, बस इतना ही है। चलिए करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट आया? पहले मैं हिस्ट्री बता देती हूँ कि भाई जब अपन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या था? सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक अमेंडमेंट आया है। पहले मैं हिस्ट्री बता देती हूँ। सेक्शन 16 अपन ने पढ़ा था, उसमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 था। वो क्या बोलता था कि इनपुट क्रेडिट आपको कुछ कुछ जगह अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हो तो ही मिलेगी। जैसे कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स आपके पास रिसीव हो जाने चाहिए, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए और आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर देना चाहिए। उसमें ABCD ऐसे लाइन में थे ये चारों कंडीशंस। उसमें एक नया क्लॉज ऐड कर दिया, AA, 16(2)AA। उसके साथ साथ एक और अमेंडमेंट किया है साइमल्टेनियसली अंडर रूल 36। रूल 36 क्या बोलता था कि भाई अगर मान लो मेरे सप्लायर ने इन गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, या GST रिटर्न फर्स्ट, GSTR1 जो उसकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो कि मेरे GSTR2 में आएगी, अपन ने पूरा फ्लो क्लास में पढ़ा था। तो अगर उसने GST रिटर्न 1, GSTR1 फाइल नहीं किया तो मेरे 2A में नहीं आएगी, तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने इसमें रूल 36(4) में क्या लिखा था, मैं बता देती हूँ, एक बार याद आ जाएगा। हाँ, ये रहा
ये रहा रूल 36(4). इसमें क्या बोला था कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, या तो टैक्स पेयर बोगस इनवॉइस बना लेता है फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, या फिर सप्लायर खुद अपने रिटर्न में फाइल करना भूल जाता है GSTR 1 में। उस केस में डिफिकल्टीज आने लगी तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई एक काम कर, जितनी तेरे को रिपोर्ट हुई है GSTR 2 में, जितनी इनपुट क्रेडिट आई है वो तो तू पूरी ले ले, पर जितनी नहीं आई है उसमें से जितनी एलिजिबल क्रेडिट है उसका तू 5% ले ले। अपन ने पढ़ा था ना, रिस्ट्रिक्टेड और अनमैच क्रेडिट में ये था 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट आप ले सकते हो। मतलब इसका इफेक्ट क्या था कि जो डिटेल्स आपके GSTR 1 में सप्लायर ने फर्निश कर दिया उसकी तो पूरी ITC ले लो, पर अगर जो फर्निश नहीं करी है उसमें से सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ITC लो, यानी 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट ही लो, पूरी क्रेडिट मत लो। बाकी की क्रेडिट कब लोगे, जब बाद में सप्लायर फर्निश करेगा। हमने यही पढ़ा था। अब अमेंडमेंट क्या आया, अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अब हम तेरे को 5% की भी लिमिट नहीं देंगे। अच्छा, उसका इफेक्ट कैसा आता था, 100% तो जितनी पूरी रिपोर्ट है वो तो पूरी ले ले, प्लस 5% मतलब 105% ले सकते थे मैथमेटिकली। अब गवर्नमेंट कहती है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100% ही ले। सिर्फ 100% यानी जितनी की GSTR 1 में सप्लायर ने चढ़ाई है उतनी ही क्रेडिट ले सकता है, ओवर एंड अबव उसके नहीं ले सकता। अमेंडमेंट क्या बोलता है, पढ़ते हैं। सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन, ये अपन 16(2) है जो मैंने बताया ना यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। The registered person shall be eligible to claim ITC only if following conditions are satisfied। 4 कंडीशन थी ABCD, उसमें AA नया ऐड कर दिया। वो क्या बोलता है, The details of invoice or debit note referred in A यानी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट यानी इनवॉइस, जितनी इनवॉइस में जितनी डिटेल्स आपकी रेफर की हुई है वो डिटेल्स has been furnished by supplier in the statement of outward supply, यानी सप्लायर ने मेरे को GST रिटर्न में फर्निश कर दिए। जो डिटेल्स मेरे इनवॉइस में लिखी हुई है वो डिटेल्स मेरे को सप्लायर ने फर्निश कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो डिटेल्स मेरे को कम्युनिकेट भी कर दी है इनवॉइस में इन द मैनर एज में बी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपको ITC तभी मिलेगी अगर जो डिटेल्स इनवॉइस में मेंशन है टैक्स की, कि आपने इतना टैक्स भरा इस रेट पे एटसेट्रा एटसेट्रा, वो डिटेल्स नंबर 1 सप्लायर ने मेरे को फर्निश कर दी है और मेरे को कम्युनिकेट भी कर दी है, उसी केस में मेरे को इनपुट क्रेडिट मिलेगी। मतलब उतनी ही क्रेडिट मिलेगी जितने की इनवॉइस में मेरे को फर्निश हुई है डिटेल्स, उससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। सिमिलरली 36(4) को भी अमेंड किया। वो अमेंडमेंट पहले क्या था, 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, पर अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नो इनपुट क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब मैं इनपुट क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकती। कब नहीं ले सकती मैं इनपुट क्रेडिट, ऐसे इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स के रिस्पेक्ट में जिसकी डिटेल्स द डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। मतलब मैं तब तक इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकती जब तक कि सप्लायर ने डिटेल्स GSTR 1 में 37 इज GSTR 1, तो जब तक कि सप्लायर ने GSTR 1 में डिटेल्स फर्निश नहीं कर दी हो। Unless the details of such invoice or debit note are furnished by supplier in GSTR 1 or using IFF फैसिलिटी, जब तक उसने GSTR 1 या IFF में फर्निश नहीं कर दिए तब तक मैं उसकी ITC नहीं ले सकती, नंबर 1। नंबर 2, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड, और वो मेरे को GSTR 2B, 2A नहीं है 2B, अब वो मेरे को GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच मीन्स मैं 2 ही कंडीशन में क्रेडिट ले सकती हूँ। कौन सी 2? एक तो सप्लायर ने फर्निश कर दी, अपने रिटर्न में फाइल कर दी और वो मेरे 2B में आना चाहिए। अगर मेरे 2B में भी नहीं आ रहा तो मैं भी क्रेडिट नहीं ले सकती, भले ही सप्लायर ने GSTR 1 में चढ़ा दी हो। तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। GSTR 1 में सप्लायर ने फर्निश कर देनी चाहिए इनपुट क्रेडिट और मेरे 2B में आना चाहिए। अगर दोनों फुलफिल हो रही है तो ही मैं उतनी ही क्रेडिट ले सकती हूँ जितने की 2B में आ रही है, करेक्ट? उसके ओवर एंड अबव नहीं ले सकती। This means कि इनपुट क्रेडिट कैन बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइस, ऐसे इनवॉइस की क्रेडिट ही ले सकती हूँ जो कि मेरे को 2B में आ रहे हैं, सप्लायर ने GSTR 1 में फर्निश कर दिए हैं। उससे ज़्यादा की मैं नहीं ले सकती। प्रायर टू अबव अमेंडमेंट, अब ये वाले अमेंडमेंट से पहले मैं कितनी ले सकती थी, 5% से, तो अब वो भी नहीं ले सकती। इस पे क्वेश्चन है RTP नवंबर 22 में, क्या बोलता है,
रिमझिम सेल्स, एक सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर जिसका नाम है रिमझिम सेल्स, उसको 100 इनवॉइसेस मिले, कहीं से उसने परचेज किया होगा, उसको 100 इनवॉइसेस मिले, उस पर जीएसटी कितनी है 10 लाख की जनवरी के मंथ में। ये 100 इनवॉइसेस में से 80 इनवॉइसेस की डिटेल्स जिसकी क्रेडिट कितनी है 6 लाख, मतलब अपन इसको कैसे समझते हैं, टोटल कितने इनवॉइस मिले 100 जिसकी क्रेडिट कितनी है 6 लाख, उसमें से 6 लाख की क्रेडिट, जो 80 इनवॉइसेस जिनकी क्रेडिट कितनी है 6 लाख, वो तो सप्लायर ने अपने GSTR 1 में चढ़ा दिए और हमें कम्युनिकेट भी होगा GSTR 2B में। मतलब क्या हो रहा है, इनवॉइस कितने 100, क्रेडिट कितनी है 10 लाख, इसमें से 80 इनवॉइस में जिसकी क्रेडिट कितनी है 6 लाख, ये तो 2B में चढ़ गए, सॉरी GSTR 1 में चढ़ गए और 2B में मेरे को रिफ्लेक्ट भी हो गए। अब मेरे को क्या कंप्यूट करना है, इंस्टीट्यूट पूछती है कि कितनी मैं ITC ले सकती हूँ उस रिटर्न की जो जनवरी में जाएगा। जनवरी का रिटर्न कब जाएगा 20 फरवरी तक, तो मैं उसकी कितनी क्रेडिट ले सकती हूँ। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर तेरे 100 इनवॉइस जिसकी क्रेडिट कितनी है 10 लाख, उसमें से 80 इनवॉइस जिसकी क्रेडिट कितनी है 6 लाख, वो तो चढ़ गए, तो उसकी तो मैं पूरी क्रेडिट ले लूंगी एज पर 60 × 2 है, यही बोलता है, सॉरी 60 × 2 है, हाँ यही है, यही तो बोलता है कि उसने सप्लायर ने GSTR 1 में फाइल कर देना चाहिए और मेरे 2B में आना चाहिए। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि सप्लायर ने GSTR 1 में फाइल कर दिया है और मेरे 2B में आ गया है, तो मैं 6 लाख की तो पूरी क्रेडिट ले लूंगी। जो बाकी बचे हुए 4 लाख है वो ना ही GSTR 1 में गए ना ही 2B में आए, तो 60 × 2 का रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं आप इसकी क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते, नॉट इवन 5%। वो पहले लेते थे, अब नहीं ले सकते, तो इसकी क्रेडिट कितनी हो गई निल। तो टोटल कितनी ले सकते हैं 6 लाख। भाई अब 4 लाख की कब लेंगे, 4 लाख की तब लेंगे जब सप्लायर अपने GSTR 1 में फाइल करेगा और मेरे 2B में आएगा। आज की डेट में तो आप नहीं ले सकते। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन चैप्टर अपन ने पढ़ा था, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है भाई, अपन ने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन अगर किसी को लेना हो तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में कितनी क्रॉस होनी चाहिए, 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख। अलग अलग जगह अलग अलग थी। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पे 10 लाख थी, कुछ जगह 20 लाख थी। और ऐसे बंदे जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज्ड है, यानी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, सर्विसेज 1% भी नहीं करते, उनके पास लिमिट कितनी थी 40 लाख। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि कुछ बंदे अगर सप्लाई ऑफ गुड्स में भी एंगेज्ड है तो भी वो 40 लाख की लिमिट अवेल नहीं कर सकते। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन थे, ऐसा बंदा जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना 24 में, जैसे कि CTP एंड RTP, तो वो 40 लाख की लिमिट में नहीं जा सकता। और क्या था, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, कुछ कुछ स्टेट स्पेसिफाई थे जो आपको याद रखना है। और क्या था, जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किया है या जो अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहता है। करेक्ट। इसमें एक और था कि ऐसा बंदा सप्लाईज में एंगेज नहीं होना चाहिए। कैसी सप्लाईज, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको या एरेटेड वाटर से रिलेटेड सप्लाईज में एंगेज नहीं होना चाहिए, ये था। उसमें 4 और नई चीजें ऐड कर दिए, वही 4 चीजें जो कंपोजिशन में पढ़ी। कौन सी 4? फ्लाई ऐश ब्रिक्स में एंगेज नहीं होना चाहिए, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स विद 90% ऑफ फ्लाई ऐश कंटेंट, या फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, या फिर अर्थन या रूफिंग ब्लॉक्स टाइल्स सॉरी, फिर या फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, या फिर बिल्डिंग ब्रिक्स। मतलब ये 4-5 चीजें ऐसी है जो कंपोजिशन में आ रही है कि कंपोजिशन वाला अगर मैन्युफैक्चरर है जो कि 10(1) वाला है, इस केस में अगर ये 4 चीजें और ऐड हुई है तो कंपोजिशन में नहीं जा सकता। वैसा ही अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन में लेके आए कि अगर मेरे को 40 लाख वाली लिमिट लेनी है, पर अगर मैं इन चारों में से किसी में एंगेज हूँ, कौन से 4? ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स या अर्दन या रूफिंग टाइल्स, इनमें तो भी मैं 40 लाख की लिमिट नहीं ले सकती। मतलब फिर मेरे को 10 या 20 में ही जाना पड़ेगा। 10 में कब जाऊंगी? अगर मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड वहां पे फॉल कर रही हूँ, नहीं तो मैं 20 में जाऊंगी। करेक्ट है। ये तो था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट। अब एक और अमेंडमेंट आया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जिसमें कि क्या बोलता है, हमने ये पहले पढ़ा था कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25, 26, 27, उसमें पढ़ा था कि अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है तो मेरे को आधार से ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, विच इज कंपल्सरी। एक जगह
एनआरटीपी को छूट थी, पर अपन वो नहीं पढ़ते, अपन पढ़ते हैं आधार ऑथेंटिकेशन इज कंपल्सरी। अच्छा, इसमें दो चीजें थी कि भाई मैं एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं आधार में ऑथेंटिकेशन कैसे कराऊंगी, और एक मैं न्यूली रजिस्टर्ड हूँ तो शुरू से ही मैं आधार में एक तो क्या था, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, आधार का ये रूल बाद में आया तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कैसे प्रोसेस होगा मेरा, या फिर मैं आज की डेट में नया रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ तो मेरे को आधार का ऑथेंटिकेशन कराना है। दो चीज़ें थी। अब अमेंडमेंट नहीं है, ये नया रूल ही इंट्रोड्यूस कर दिया जो पहले नहीं था। ओल्ड एंट्री देखो डैश है, न्यू एंट्री है, यानी नया रूल है, रूल 10B, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए आधार का ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, सॉरी अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसको कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो गया है जीएसटी में, शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है ये, ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो आधार ऑथेंटिकेशन कराएगा। किस किस का आधार ऑथेंटिकेशन कराएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रोपराइटरशिप बिजनेस है तो मैं प्रोपराइटर खुद अपना कराएगा, अगर मेरा पार्टनरशिप है तो कोई भी एक पार्टनर करा देगा, जो भी एक्टिव है मान लो वो करा देगा, अगर HUF है तो कर्ता होता है होल एंड सोल तो कर्ता कराएगा, कोई कंपनी है तो कंपनी में कौन कराएगा, MD या होल टाइम डायरेक्टर अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराएगा, अगर कोई मैनेजिंग कमेटी है तो उसका कोई मेंबर कराएगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तो ट्रस्टी कराएगा, और ये भी नहीं है तो कोई भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मतलब रिस्पेक्टिव जने कराएंगे, कर्ता in case of HUF, partner in case of partnership firm, trustee in case of association of trust, जो भी ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, मेंबर इन केस ऑफ मैनेजिंग कमेटी, MD या होल टाइम डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी या ऑथराइज सिग्नेटरी, ये लोग अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे। और क्यों कराएंगे आधार ऑथेंटिकेशन, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो। ये तो रूल है ना, कंपल्सन है ना कि भाई आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं है इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है। या फिर अगर आप रिफंड लगाते हो, रिफंड यानी मान लो आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, आपकी पार्टनरशिप फर्म कुछ एक्सपोर्ट करती है तो आप गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट इंसेंटिव में रिफंड गवर्नमेंट देती है जीएसटी कानून में, तो अगर आप रिफंड लगाते हो तो उस केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपल्सरी है, जरूरी है। या फिर आप ये देखो रिफंड ऑफ IGST burden एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्टेड, या फिर आप रिफंड लेते हो, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, इसीलिए इन सब के रीजंस के पीछे आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है। और किसका कराना है, कर्ता हो गया, MD हो गया, ऑल टाइम डायरेक्टर हो गया, वो सब, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट if Aadhaar number has not been assigned to person required to undergo Aadhaar authentication of Aadhaar number, मतलब अगर मेरे पास आज की डेट में आधार नंबर ही नहीं है, मेरे को आधार नंबर गवर्नमेंट से नहीं मिला, तो मैं आधार ऑथेंटिकेशन कैसे कराऊंगी भाई। उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई बात नहीं है तो तू ये डॉक्यूमेंट्स दे। क्या डॉक्यूमेंट्स दे, सच पर्सन शैल लिखा, यानी कंपल्सरीली फर्निश करेगा ये डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, मैंने आधार नंबर लेने के लिए कोई स्लिप लगाई होगी, एप्लीकेशन लगाई होगी, तो उसमें आधार एनरोलमेंट ID स्लिप होगी, वो मेरे को दे दो आप। एंड यानी ये देना है ये देना है, पर जो पॉइंट भी है उसमें से ऑप्शन है कि इनमें से चार में से कोई एक दे दो तो भी चलेगा। तो आधार एनरोलमेंट ID स्लिप तो देना ही है, उसके अलावा और क्या देना है, या तो बैंक की पासबुक या फोटोग्राफ, बैंक का पासबुक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी पासबुक अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ, या फिर वोटर ID कार्ड दे सकते हो, या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपका कोई ID प्रूफ, ऐसा समझ लो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या उसके साथ कोई फोटोग्राफ या फिर वोटर ID कार्ड, वो दो। उसके साथ में आधार एनरोलमेंट ID स्लिप दो। को आपका अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं, आधार नंबर नहीं मिला हुआ है तो भी हमें ये दे दोगे तो भी चलेगा। प्रोवाइडेड फॉर दैट, और क्या बोला गवर्नमेंट ने, सच पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। मान लो मैं गवर्नमेंट को कहती हूँ मेरे पास आधार नंबर नहीं, तो गवर्नमेंट मेरे से ऊपर जो अपने डॉक्यूमेंट्स पड़े वो मांग लेगी। उसके बाद जब मेरे पास आधार नंबर आ जाएगा तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को कंपल्सरीली आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अबोव रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट, अगर कोई ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है आधार ऑथेंटिकेशन से तो उसको रूल एप्लीकेबल ही नहीं, फिर वो क्यों फॉलो करेगा,
सही बात है। तो ये रूल क्या बोलता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, नंबर 1 उनको किन किन का ऑथेंटिकेशन कराना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो या तो आईडी स्लिप दे दो, आधार आईडी, एनरोलमेंट आईडी स्लिप, और उसके साथ में बैंक की पासबुक अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। और जब आपको आधार नंबर आ जाए तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर उसका ऑथेंटिकेशन करा लो। आरटीपी में एक क्वेश्चन है, क्या बोलता है, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्सन्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा उनको कराना पड़ेगा और उसका प्रोसेस ये है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो अपन ने टैक्स इनवॉइस चैप्टर पढ़ा था उसमें एक ई इनवॉइस करके कंसेप्ट पढ़ा था। ई इनवॉइस का कंसेप्ट क्या था कि अगर मेरा पहले वाला प्रोविजन बताती हूँ प्रायर टू अमेंडमेंट, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 से लेके कभी भी 50 करोड़ से ज्यादा हो गया तो मेरे को ई इनवॉइस इशू करना पड़ता था। किसका सप्लाई में? B2B और एक्सपोर्ट के केस में। पर उसमें कुछ गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दी थी एंटिटीज को कि भाई अगर ये एंटिटीज है तो उनको ई इनवॉइस कराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि SEZ, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC, GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड और गुड्स कैरेज, या फिर सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जो एडमिशन देता है। मतलब इनको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया था कि इनको ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। SEZ हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, GTA वाला हो गया, या एडमिशन थिएटर में ले रहे हो तो उस केस में। अब न्यू अमेंडमेंट क्या है, ये रेड होना रह गया कि अब जो पिछली बार पहले अमेंडमेंट से पहले लिमिट क्या थी 50 करोड़ की। अगर 50 करोड़ से एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो आपको इनवॉइस कराना पड़ेगा, जिसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके क्या लिख दिया 20 करोड़। कि अगर आपके पिछले कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से अब तक टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो आपको ई इनवॉइसिंग बनाना कंपल्सरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इस लिमिट को 10 करोड़ कर दिया है और अब आगे जाके 5 करोड़ करके हटा देगी। हमें एग्जाम के लिए क्या याद रखना है 20 करोड़, जी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। अच्छा, इसमें एक और अमेंडमेंट है कि फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट। उसमें 2 और एंटिटी नहीं जोड़ दिए। पहले कौन कौन थी? SEZ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, GTA ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग कंपनी, FI, NBFC और एक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। उसमें 2 और नहीं जोड़ दिए कि इनको भी एग्जम्पशन है, इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। कौन से 2? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, या लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद, ये सब, तो इनको भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सबको बनानी पड़ेगी प्रोवाइडेड आपका 17-18 से आज तक का एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से अगर ज्यादा हो गया तो। इस पे क्वेश्चन है नवंबर 22 की आरटीपी में, क्या बोलता है? Fashion Queen Limited, registered under GST and dealing in baby products, has an aggregate turnover of 40 करोड़। का 40 करोड़ से टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। टैक्स कंसल्टेंट ने इसको क्या एडवाइस दिया कि ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। पर फैशन क्वीन लिमिटेड को क्या लगता है कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से लेस है तो इसलिए उनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। क्या टैक्स कंसल्टेंट सही बोल रहा है? हाँ सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अब लिमिट 20 करोड़ हो गई जो कि पहले 50 करोड़ थी। अगर पहले वाले के हिसाब से आंसर दे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पर एग्जाम में अब अपना अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट हो गया तो हमें क्या याद रखना 20 करोड़, मतलब अब ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। देखो आंसर में लिखा हुआ है 20 करोड़, तो देयरफॉर उसको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड और इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 52 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। क्या इनको ई इनवॉइस बनाना है? क्या नहीं बनाना है? क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अमेंडमेंट आया जिसमें कि फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट। उसमें एक नई एंटिटी जोड़ दी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एग्जेम्पशन है कि आप ई इनवॉइस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, भले ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट, एक क्लैरिफिकेशन आई है सर्कुलर 165 में, किससे रिलेटेड? डायनामिक QR कोड से रिलेटेड। वो क्या बोलती है? इन केस वेयर गवर्नमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी
ट्रेड और इंडस्ट्री ने। तो गवर्नमेंट क्या इशू क्या था, इन केस वे रिसीवर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस सर्विस रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय सप्लायर थ्रू आरबीआई अप्रूव पेमेंट सिस्टम, और हमें वो पेमेंट कैसे कर रहा है, कोई आरबीआई सिस्टम के थ्रू ही कर रहा है, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। बट एज पर प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फॉल करेगी। आपके सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि क्लैरिफिकेशन है इसलिए पढ़ा रही हूँ। सप्लायर रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कहाँ हुई है वो इंडिया में है। देन सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होती है तो ही हम उसको एक्सपोर्ट मानते हैं, और ये वाजिब भी है, करेक्ट। पर इस केस में क्या हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया है, तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। उस केस में क्या मेरे पे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट अट्रैक्ट होगी क्या, क्योंकि सप्लायर तो इधर है इंडिया में, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया है। अगर यही प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होता तब तो एक्सपोर्ट हो जाता, पर वो केस नहीं है। अच्छा, एक्सपोर्ट होता तो डायनेमिक क्यूआर कोड में अपन ने पढ़ा था एग्जेम्पशन है या क्या है, अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन क्या दिया है गवर्नमेंट ने, नो मतलब डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने की जरूरत है या नहीं है। वेरेवर एन इनवॉइस इज इशूड टू रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जब भी आउटसाइड इंडिया के रिसिपिएंट को हम इनवॉइस इशू करते हैं, ऐसी सप्लाई जो कि इन इंडिया में है और पेमेंट हमें कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन रुपीज में आ रहा है, तो उस केस में इनवॉइस को डायनेमिक क्यूआर कोड के बिना भी देते, मतलब डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट उस केस में नहीं होगी। As such, QR code cannot be used by recipient located outside India for making payment, क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है, एक मशीन होती है जिससे कि अपन पेमेंट कर सकते हैं। अब वो पेमेंट ही बैंकिंग चैनल से कर रहा है, तो डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस में आप क्यों डाल के उसको भेजोगे, करेक्ट है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है कि भाई इन केस रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया है, और अगर वो हमें बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कर रहा है, उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड को इनवॉइस में एम्बेडेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर यही केस प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, तो एक्सपोर्ट वाला केस हो जाता, करेक्ट। अब ये एक और अमेंडमेंट है, वो क्या बोलता है, वैसे इसमें कोई लंबा चौड़ा अमेंडमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। एक हमने पढ़ा था रूल 86A। रूल 86A क्या था कि भाई हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना रिस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट। कब रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कमिश्नर को अगर लगता है, जीएसटी में कमिश्नर को लगता है कि कमिश्नर क्या कर सकता है, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के यूटिलाइजेशन पे, अगर उसको लगता है ही हैज रीजन टू बिलीव, सबसे मेन रीजन टू बिलीव होना चाहिए। तो अगर उसको रीजन लगता है, क्या रीजन लगता है कि इनपुट क्रेडिट हमने फ्रॉडुलेंटली अवेल करी है। कैसे फ्रॉडुलेंटली अवेल करी है, कि मेरा सप्लायर फर्जी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैंने बोगस इनवॉइस बना दी है, या इनवॉइस फर्जी है। फर्जी कैसे है कि मेरे पास गुड्स और सर्विसेज नहीं आई है, फिर भी मैंने इनवॉइस बना दिया, या फिर मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, या फिर मेरी खुद की फर्म, मैं बता रही हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि 4 सिस्टर कंसर्न है, पर ऐसी कोई सिस्टर कंसर्न एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब फ्रॉडुल नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रिसिपिएंट। या फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब मैं अगर इनपुट क्रेडिट अवेल कर रही हूँ तो एक रेस्ट्रिक्शन है कि मेरे पास इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होना चाहिए, पर मेरे पास वो है ही नहीं, फिर भी मैं उसकी इनपुट क्रेडिट अवेल कर रही हूँ। मतलब या तो सप्लायर फर्जी है, या इनवॉइस फर्जी है, या मैं फर्जी हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं हो रहा है, या फिर मेरे पास इनवॉइस ही नहीं है। जो भी केस है, उन सब केसेस में अगर कमिश्नर को लगता है कि ये केस में मेरा ये केसेस में मैं फॉल कर रही हूँ, उस केस में वो इनपुट क्रेडिट के यूटिलाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कैसे रिस्ट्रिक्शन, कि वो मेरी आईटीसी ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक मतलब अब मैं आईटीसी यूज नहीं कर सकती। कब तक यूज नहीं कर सकती, ये भी लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन 1 साल तक ही वैलिड रहेगा। 1 साल तक मैं क्रेडिट से पैसा नहीं गवर्नमेंट को पे कर सकती, कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही। क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकती, इनपुट क्रेडिट यूज नहीं कर सकती 1 साल तक। उस केस में अमेंडमेंट में क्या आया है
कमिश्नर की पावर दे दी है कि अपन ने ऊपर पढ़ा ना, कमिश्नर के पास ऑथराइजेशन है, तो मॉनेटरी लिमिट्स लगा के ये बोल दिया है कि कौन सा कमिश्नर किस में असाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस बन रहा है जिसमें कि 1 करोड़ तक की इनपुट क्रेडिट का रॉन्ग अवेलमेंट है, यूटिलाइजेशन है, उस केस में कौन सा ऑफिसर एक्शन लेगा, डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का केस है तो एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर, और 5 करोड़ से ऊपर है तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर खुद। मतलब 1 करोड़ से कम का केस है तो डेप्यूटी या एसी, डीसी एसी ऐसे बोलते हैं, डीसी यानी डेप्यूटी कमिश्नर, एसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर। अगर 1 से 5 है तो एडिशनल कमिश्नर और जेसी जॉइंट कमिश्नर, और 5 से ऊपर है तो प्रिंसिपल यानी उनका भी बाप, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एक्शन लेगा। करेक्ट। इसमें कोई डाउट है अमेंडमेंट में तो आप मेरे से पूछ लेना। ये नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स यहीं पे खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से परफॉर्म करना, अमेंडमेंट्स अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि अमेंडमेंट में एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है कि आएगा ही आएगा। जैसे कि इनपुट क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आधार ऑथेंटिकेशन नया रूल आया तो क्या पता उसका पूरा प्रोसेस आ जाए ऐसे। तो अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ के जाना, बी इट डायरेक्ट टैक्सेस, बी इट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, स्टे हेल्दी। थैंक यू।